हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। देखिए, आज क्लास आप लोगों की मैथमेटिक्स की सुबह हो चुकी है और ये क्लास आपको शाम को मिलने वाली है, वो भी प्राइमर के रूप में। क्योंकि मैथमेटिक्स में जो सुबह क्लास होती है उसमें मेरा चेहरा दिखता है, जब मैं बोलता हूँ वो भी आप सुनते हैं। सुन तो आप वैसे भी रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, मेरी आवाज़ मात्र आपको सुनाई देगी। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो चैप्टर्स में होता है, चाहे वो कक्षा 5 की चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कक्षा 9 का, 10 का या 11-12 का, उन सभी में पर्यावरण या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपका टॉपिक मिलेगा। तो पर्यावरण क्या है और पारिस्थितिकी क्या है, आपको प्रॉपर तरीके से हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है? जैसे पर्यावरण व्हाट, मतलब पर्यावरण क्या है, या पारिस्थितिकी क्या है, नाम किसने दिया है। ओके, ये सब बारे में हम बात करते हैं और विद डायग्राम के हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले जो पर्यावरण से कुछ संबंधित मुद्दे होते हैं, वैसे जब 10वीं की परीक्षा आती है तो उसमें पूछते हैं कि वायु प्रदूषण के बारे में निबंध लिखो, जल प्रदूषण के बारे में निबंध लिखो, या ग्रीन हाउस गैस के बारे में लिखिए। तो क्या सभी हैं, उनके बारे में हम प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसलिए तब तक के लिए आप धैर्य बना करके रखिएगा। फर्स्ट है वायु प्रदूषण। जब औद्योगिक क्षेत्रों से धूल के कण और धूल या जो हानिकारक गैसें निकलती हैं या कार्बन निकलता है, तो वो होता है वायु प्रदूषण। ये आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर? दिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में आपको वायु प्रदूषण देखने के लिए मिलेगा। जब सुबह दिल्ली में आप उठेंगे तो उसके आसमान में देखेंगे तो कोहरे के रूप में जमा होता है, वह होता है वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? जब कल कारखानों से, जो कारखाने में सीमेंट फैक्ट्री किसी भी से जो उनसे कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ निकलते हैं और वो डायरेक्ट नदियों या नालों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। ये होता है जल प्रदूषित। भूमि प्रदूषण, जिसको बोलते हैं लैंड पोल्यूशन। पोल्यूशन माने पोल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण। भूमि माने लैंड, यानी भूमि का प्रदूषण। किसान वर्तमान समय में काफ़ी मात्रा में, जब 1960 के दशक में औद्योगिक क्रांति आई थी भारत में, तब से काफ़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है खाद्यान्नों का। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा कृषि यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। गेहूं और चावल में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का। तो वर्तमान किसान चाहते हैं कि हम ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मुनाफा कमाएं अपनी खेती से, तो इतनी अंधाधुंध मात्रा में उर्वरक डालते हैं ताकि वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएं, अपने खेतों में ज़्यादा पैदावार कर पाएं। फिर लिखा है वैश्विक तापमान, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो विभिन्न प्रकार की गैसें, ये कुछ वायुमंडल में जाती हैं, कुछ वायुमंडल में नहीं जाती हैं। जो रुक जाती हैं वही, या बीच में ही रुक जाती हैं, या हमारे वायुमंडल की ओर ताप के रूप में दिखाई देती हैं, वो है ग्लोबल वार्मिंग, जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमापन। इसके लिए सर्वाधिक जो CO2 सबसे रिस्पॉन्सिबल यही है। ठीक है? ओजोन क्षरण। आप ओजोन क्षेत्र के बारे में आप प्रॉपर तरीके से जान पाए होंगे। ओजोन डिप्लेशन, जब ओजोन क्षरण, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, सर्वाधिक इसी से ओजोन क्षरण होता है। आप जब फ्रिज में यही गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस, बहुत सारी ग्रीन हाउस मतलब बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। उसमें हमने ट्रिक बताया था, मीना का जलवा यानी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे 5 से 6 क्लास के क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसे बहुत सारी गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसें हैं। मरुस्थलीकरण, डर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण क्या है? ये प्रदूषण नहीं है। ये राजस्थान में जहाँ पर हाई फाई मात्रा में आपको बालू या रेत देखने के लिए मिलेगी, वहाँ पर मरुस्थलीकरण होता है। जैव विविधता में क्षरण। आप लोगों ने देखा होगा कि दिन प्रतिदिन जो पुरानी प्रजातियां ज्यों को दिख रही होंगी, चाहे वो बगुला हो या चाहे कौवा हो, उनकी प्रजातियां धीरे धीरे वो खत्म हो रही हैं। वही है जैव विविधता का क्षरण। लिखा है सतत विकास या फिर अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, जब पहली बारिश इस पृथ्वी पर आती है तो सभी पेरेंट्स कहते हैं कि उस बारिश में भीगो नहीं, नहीं तुम्हारे बॉडी में बड़े बड़े दाने और बड़े बड़े छाले निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि जब पहली बारिश होती है तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, और वो जब किसी स्किन या त्वचा से लगती हैं तो फफोले के रूप में दिखाई देती हैं।
अगला है सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2030 तक भारत सरकार ने सतत विकास का लक्ष्य रखा है आपका लास्ट आपका है डोमिनो प्रभाव। ठीक है, ये तो हो गया संबंधित प्रमुख मुद्दे। अब बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में, जो प्रयास किए गए हैं कौन कौन से हैं। अगर आप इतना कर पाएंगे, क्योंकि आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण के बारे में आपके पास में कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे पर्यावरण संरक्षण कब आया, वन संरक्षण कब आया, हाथी प्रोजेक्ट कब आया, कहीं कहीं आपके ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। या योग दिवस कब होता है, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, ऐसे। जैसे 1972 में अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ। 1972 में ये अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण संरक्षण हुआ है। ये कहाँ पर, ये तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हुआ है, लेकिन ये 1992 में रियो डी जेनेरियो, 1992 में ये भी पर्यावरण का ही सम्मेलन है जिसका नाम है रियो सम्मेलन। फिर इसके बाद में 2012 में ही हुआ रियो 20 सम्मेलन। आपको अगर आप बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आपको सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप छोटी क्लास में हैं आपको यह याद करना होगा और आपको याद कर लीजिए बस, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बड़ी क्लास की तैयारी करते हैं उनको सभी लेकर के चलना पड़ेगा। 2017 में ये पेरिस समझौता हुआ है और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्तमान में चल भी रहे हैं किसके, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ये हम प्रतिबद्ध हैं किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। बात करते हैं कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है, इन्वायरमेंट। क्योंकि आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो आपके पास होना चाहिए ना। पर्यावरण जिसको बोलते हैं आप इन्वायरमेंट, वह प्राकृतिक संसार जिस पर वायु, जल, भूमि, कोई भी वर्ड हो इनमें आपको देखने के लिए मिलेगी। वायु भी होगा, लोग वायु के बगैर लोग जीवित नहीं रह सकते, जल भी होगा पीने के लिए, और इसमें कुछ न कुछ लैंड यानी कुछ न कुछ भूमि होगी जिसमें लोग पशु व पौधे रहते हैं, उसको बोलते हैं पर्यावरण यानी कि परिधन आवरण। यानी चारों ओर तरफ से जो ढका हो, आवरण हो, ढका हो, उसे बोलते हैं पर्यावरण। यानी चारों ओर से जो ढका हुआ आवरण होता है क्षेत्र, उसको बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण में ये प्रश्न 2021 का यूपी टेट का था कि निम्न में से कौन सा जैविक घटक है, कौन सा अजैविक घटक है। तो इसके अंतर्गत पर्यावरण के अंतर्गत जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण में जैविक घटक कौन कौन से होते हैं और अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। ओके, जैसे पर्यावरण में पहले हम जैविक की बात करते हैं, पहले हम बात करने वाले हैं जैविक की। ठीक है, तो जैविक इसे शब्द से मालूम पड़ता है कि जिसके अंदर में जान हो, बॉडी में जान हो। जैसे पेड़, जो हरा भरा पेड़ होता है उसमें कुछ न कुछ नहीं जीवित पेड़ होता है। मनुष्य सांस लेता है, मनुष्य जीवित है। पेड़ है, पौधे हैं, पशु हैं, ये क्या है, आपके जैविक घटक हैं। लेकिन अजैविक घटक में बात करते हैं कैसे, भूमि है, मिट्टी है, ऐसे बहुत सारे आपको छोटी छोटी वस्तुएं आपको देखने के लिए मिलेंगी जिनमें जान नहीं होता, यानी कि वो अजैविक घटक हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसा मैं कुछ उम्मीद करता हूँ। इसके बाद करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। एजी चांसलर ने इसको दिया था 1935 में। ये मैं अलग से दिखा रहा हूँ, 1935 में एजी चांसलर ने दिया था। ठीक है, बात करते हैं जो आदिवासी वातावरण यानी कि जो लोग रहते हैं वातावरण में जैविक और अजैविक घटकों का संबंध होता है, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ये पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक दोनों घटकों का संबंध होता है। इसमें जैविक लोग भी रह सकते हैं और अजैविक लोग भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो इसमें है बायोटिक एंड एबायोटिक, यानी अजैविक घटक या जैविक घटक। आपको अगर आप कमेंट करेंगे तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से आपको इसको आप लोग इसको वहां से पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। वो भी निःशुल्क है, फ्री है, किसी को पैसे नहीं देने, 1 भी रुपए। ठीक है, उसमें आता है जैविक में उत्पादक, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। फिर आपका सेकंड में है उपभोक्ता, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर। और अब अपघटक, जिसको बोलते हैं अपघटक। थर्ड आपका अपघटक है। तो अपघटक को बोलते हैं डिकम्पोजर यानी बोलते हैं अपघटक। अपघटक को इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजर। ठीक है, इसमें उपभोक्ता में आता है फर्स्ट जो प्राथमिक में शाकाहारी, जैसे कि आपकी भैंस है, गाय है और बकरी है, ऐसे बहुत सारे गधे घोड़े जो भी हैं जो कि घास खाते हैं, वो शाकाहारी है, प्राथमिक उपभोक्ता है वो। उसमें है द्वितीय या कि मांसाहारी है, जैसे कुत्ता,
लोमड़ी, वो क्या है आपकी मांसाहारी है। थर्ड तृतीय शाकाहारी, यानी कि इसके अंदर आते हैं सर्वाहारी, जैसे कि मनुष्य। ये मनुष्य शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। कुत्ता शाकाहारी है, मांसाहारी है। नेक्स्ट, इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में जो सेकंड वाला है, जिसको बोलते हैं आप अजैविक घटक। अजैविक घटक में दो आते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक जिनमें कार्बन है, अकार्बनिक माने नहीं। कार्बनिक मीन्स कार्बन जिसमें कार्बन, मीन्स नहीं, कार्बन मीन्स कार्बन जिनमें कार्बन नहीं है, उसे बोलते हैं अकार्बनिक। ठीक है। कार्बनिक में कौन कौन से आते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक है, कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा ऑर्गेनिक नहीं है। इसके अंदर आता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और ह्यूमस। वसा, कार्बोहाइड्रेट, जहां पर आपको वसा दिखेगा वहां पर आपको दिखेगा ओ ए एस। एक मिनट, आपको जहां पर ओ, एक मिनट, यहाँ आपको दिखाओ ओ ए, एक मिनट, ओ एस सी। ओ एस सी जहां पर आपको दिखेगा वहां आपको कार्बोहाइड्रेट टिक लगाना है। ठीक है। वसा है, प्रोटीन है और ह्यूमस है। कौन सा है, कार्बनिक में है, इनमें कार्बन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और ह्यूमस। अब अकार्बनिक कौन कौन से हैं, जिनमें कार्बन नहीं है, उन्हें बोलते हैं जल, H2O, नाइट्रोजन, N2, ऑक्सीजन, O2 और प्रकाश। ये अकार्बनिक है, इनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ठीक है। ये एक मनुष्य की संरचना कैसे बनती है। ठीक है। पहले हर बॉडी में सबसे छोटी, कोई बोल दे कि जीव की सबसे छोटी छोटा सबसे अंग क्या है, तो क्या है, कोशिका। छोटी छोटी कोशिका से एक अंग मिलकर बनता है। पहले कोशिका बनती है। कोई बोले कि बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या है, जीव का सबसे छोटा पार्ट क्या है, कोशिका, जिसको बोलते हैं सेल्स। जीव का सबसे छोटा पार्ट्स, ये भाग नहीं किसी का, नहीं ये नहीं किसी का अंग है, बल्कि ये छोटा सा भाग है, जिससे मिलकर के फिर बाद आपका सेकंड बनता है ऊतक। किससे बनता है, कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनता है, अंग से मिलकर अंगतंत्र बनता है। इसके बाद में पूरा व्यक्ति बनकर यानी कि पूरा जीव बनकर तैयार हो जाता है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं नष्ट होती हैं, लेकिन जब ये कोशिकाएं बढ़ जाती हैं उसे हम कैंसर कह सकते हैं, या हम कैंसर कहते हैं। ठीक है। कोशिका अगर कोई किसी तुम्हारे गाल पर अगर कोई थप्पड़ मार देता है तो बहुत सारी कोशिका मर जाती हैं और बहुत सारी कोशिका वहाँ पर जन्म ले लेती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी पर बहुत सारी कोशिका मरती हैं, बहुत सारी जीवित होती हैं। ठीक है। तो पहले ये क्रम आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये पूरा क्रम आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप देख करके चलेंगे, भूलेंगे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है ये। पहले कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, जीव। ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है, किसी परीक्षा में इसको आई थिंक मैंने दिया था। यूपी टेट में अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, ऐसे ही यही जैसे प्रश्न यूपी टेट में आते हैं। ठीक है। बात करते हैं कि हमारा जो जैव तंत्र है उसमें कौन कौन से शामिल है, यानी परिणाम है। इसमें जैव तंत्र शामिल है, जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर। इसमें आपका बायोम आता है, जैसे जनसंख्या, पॉपुलेशन, फिर समुदाय मिलकर जनसंख्या बनाते। देखो पहले जैव तंत्र बनता है, फिर बायोम बनता है, फिर परितंत्र बनता है, फिर समुदाय बनता है, इसके बाद जनसंख्या बनती है। बहुत सारे परितंत्र मिलेंगे तब समुदाय बनेगा। जैसे चाहे जानवरों का समूह हो, चाहे व्यक्ति का समूह हो, जो बहुत सारे जब समूह मिल जाते हैं, कम्युनिटी मिल जाती है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। तो आप ये क्रम को भी आप ध्यान रखेंगे, ये क्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्रम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब अगली हमारी जो क्लास होगी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में होगी। अगला, एक मिनट, चलो ठीक है, इसको देख ही लो, इतना हम इसको शुरू करते हैं, अभी खत्म नहीं करेंगे, बल्कि अगला टॉपिक यही पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण। ठीक है। हम्म। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, ये चीज यानी कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या है, यानी पर्यावरण में वांछनीय द्रव्यों, जिसको बोलते हैं दूषक पदार्थ द्वारा प्राकृतिक परिवेश में बदलाव या नुकसान होता है, जिसको बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण। यानी जब पर्यावरण में अवांछनीय जो द्रव्य होते हैं या प्राकृतिक परिवेश में ये बदलाव करते हैं या परिवेश को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे बोलते हैं हम पर्यावरण प्रदूषण। देखो ध्वनि तो कई प्रकार की होती है। एक ध्वनि तो वो है क्या लोग डीजे पर डांस करते हैं, और एक ध्वनि वो होती है जो आपको कानों को बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसको आपको चिड़चिड़ी बांधने लगती है, वो आपको ध्वनि प्रदूषण है। लेकिन ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक अच्छी लगती है और एक खराब लगती है। अच्छी, आप कभी डीजे कहीं पर जा रहे हैं, आप लोग डांस करते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी बहुत तेज डीजे बजने लगे,
और सर में तुम्हारे दर्द होने लगे, तब तो भैया बोले कि यहाँ कैसे आया, कहाँ पर आके फँस गए हम, ठीक है? तो ऐसी जो ध्वनियाँ होती हैं, उनको बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। लेकिन वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है? इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको इसमें राउंड लगा है, ठीक है? नेक्स्ट 1 मिनट, हाँ, इसमें है पर्यावरण प्रदूषण व पारिस्थितिकी तंत्र के सभी किसी भी घटक में भौतिकी तथा रासायनिक तत्व जो अन्य घटक या ये घटक में कौन-कौन से हो सकते हैं? निर्जीव भी हो सकता है और सजीव भी हो सकता है। पर प्रतिकूल पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। देखो, चाहे कोई पर्यावरण हो, चाहे कोई पारिस्थितिकी तंत्र हो या किसी भी घटक में जिसमें भौतिक या रासायनिक तत्व जो चाहे वो जीव हो चाहे निर्जीव हो, जब उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसे बोलते हैं प्रदूषण। नेक्स्ट लिखा है मानव द्वारा, 1 मिनट, मानव द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय घटकों में अविवेकपूर्ण एवं अनियंत्रित दोहन से विभिन्न पर्यावरण समस्याओं ने जन्म ले लिया है। मनुष्य इस पर्यावरण का दोहन करता चला जा रहा है। तो उसमें पर्यावरण को आपको दोहन नहीं करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए। यानी आप वृक्ष कटवा भर रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे हैं, तो ये पर्यावरण का दोहन हो रहा है। आप खनिज ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी से निकाल रहे हैं, तो ये भी पर्यावरण का दोहन है, ठीक है? यानी प्रकृति का दोहन है, नेचर का, ठीक है? जैसे इसमें कौन-कौन सा है? जल, वायु, मृदा, ध्वनि और प्रदूषण। ये रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण इसमें हो सकते हैं, या वैश्विक तापमान जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जैसे पेड़ ज़्यादा कट रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ऐसी। ओजोन क्षरण, विभिन्न प्रकार के जो वायु के क्षरण होते हैं, ये वायुमंडल के ऊपर ओर जाते हैं और वहाँ पर जैसे ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा ओजोन क्षरण देखा गया है वर्तमान समय में। बात करते हैं जैव विविधता में क्षरण, जो पुराने जीव-जंतु जीवित थे, वर्तमान में उनका खात्मा हो रहा है, ये जैव विविधता क्षरण है। मरुस्थलीकरण, ये बढ़ता चला जा रहा है, जैसे राजस्थान क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वृक्ष लगाएँ, तो ही मरुस्थलीकरण रुकेगा। तो जैसे ये देखो, आपको दिख रहा होगा, ये है वायु प्रदूषण, ये होता है वायु प्रदूषण। जैसे कोई बालकोनी फटी, देखो कितने सारे टायर जल रहे हैं, ये आपका ध्वनि प्रदूषण है। सॉरी, आपका ये वायु प्रदूषण है, दिख रहा है आपको? ऐसे ये है आपका वायु प्रदूषण, ठीक है? इससे पहले हमारे चैनल पर सिंबल पर ये अपने लोगो लगा था, लेकिन वर्तमान में मेरी फोटो लगी है। ठीक है? आप बताइए कमेंट में, आपको कमेंट नीचे करना है कि क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करिएगा। इसके साथ-साथ अगर आप वीडियो को शेयर कर पाएँगे, तो हम चाहते हैं कि इससे हम समझ पाएँगे कि आपने हमें सपोर्ट किया है। तो चलिए, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको कोई डाउट हो, आप कमेंट करिए, मैं डाउट्स का उसका क्लियर कर दूँगा। और आपको वीडियो किस टॉपिक पर अगली चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो आप कमेंट करेंगे, अगली वीडियो उसी की बनेगी, ओके? चलिए देखते हैं कौन कमेंट करता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।